हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स में मैराथन क्लास के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और मैराथन क्लास में ये आपकी अब अगली मैराथन क्लास होगी और इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डील करेंगे और आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को पहुँचाते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है 2/5वां हिस्सा। 2/5वां का मतलब 2/5। ठीक, ये बात याद रखें। तो ये बोला गया है उसी संख्या में जोड़ा जाता, यहाँ पर बोला गया किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, तो जो रिजल्ट मिलता है वो 210 मिलता है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करें, ऑप्शन से डील कर लें, ज़्यादा बेहतर। मैंने आपको देखिए डिविजिबिलिटी स्टैंडर्ड पढ़ाया, विभाज्यता के नियम भी पढ़ा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि 2/5वां अगर हिस्सा निकालना है किसी संख्या का, मूल संख्या, और उसी में जोड़ने पर 210 आना है, तो सिंपल सी बात है 2/5वां हिस्सा निकलेगा इसमें से किसका? देखिए ये तो 5 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसमें से 2/5 निकल सकता है, इसका 2/5 नहीं निकलेगा क्योंकि वहां पर डेसिमल में, दशमलव में संख्या आ जाएगी, 210 तो नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये 5 से 2/5वां का मतलब क्या है भाई, आप अगर 147 का 2/5 करते हैं तो देखिए 5 से ये कटने वाला तो है नहीं, तो सिंपल सी बात, इसका मतलब ये दशमलव में आंसर आएगा, तो ये बेकार है। इसी तरीके से 138 भी 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जो जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, 150 और 125, जिन पर आपको काम करना, बस चेक कर लीजिए भाई 2/5वां हिस्सा निकालना है तो 2/5वां हम 150 का करके देख लेते हैं। 150 का करेंगे कितना आएगा? देखिए 30 और 30 दूनी 60, तो 2/5 150 का आया 60 और 150 में यही जोड़ने पर 210 आना चाहिए। देख लीजिए क्या 210 आ रहा है? बिल्कुल 210 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, खत्म। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली आपने चेक कर लिया। देखिए आपको अगर बेसिक्स पता है, सारे रूल अगर आपने अच्छे से किए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन डील हो जाएगा। अब आगे तो आप जानते हैं 125 चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब 150 मिल ही गया आंसर तो बात खत्म है। अदरवाइज आप इसको करते तो कैसे करते हैं? अगर लॉन्ग मेथड से करते तो यही करते कि आप कहते भाई संख्या x है और इस संख्या में जोड़ना है इसी का 2/5, इसी का 2/5 मतलब 2x/5। भाई x का 2/5 आप ऐसे निकालते तो 2 का x से गुणा होता, 2x/5 ही आता, यानी इसको जोड़ने पर 210 आना चाहिए। तब आप ऐसे करते, सोचिए लॉन्ग मेथड होता, फिर एलसीएम लेते इसका इससे, तो 5 दूनी 10, सॉरी 5x और 2x, भाई 5 और x का गुणा 5x हो जाएगा और प्लस ये 2x है और नीचे फिर टोटल बटे यही रहेगा बराबर 210। ये होता 5 2 7x बराबर ये 5 बटे में उधर गुणे में होता। सोचिए लॉन्ग मेथड में कितना लंबा जाता। फिर x निकालते तो आप देखते 210 गुणे 5 बटे 7 आता, ये जो गुणे में 7 था ये बटे में आता, 7 एकम 7 त्रिक 21, फिर आप देखिए 30 पंचे 150 और 150 तब आता। तब ऐसे आप इसको निकालते, तब इस प्रकार से कैलकुलेट करते तो भी 150 आता। ठीक है, आई होप आपको ये सारे मेथड आते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप कब क्या करें, कैसी अप्रोच रखें, ये सब कुछ आपको अभ्यास से आ जाएगा। और आप डायरेक्ट अब ऑप्शन से कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी ट्रिक कोई नहीं हो सकती। आपको ट्रिक भी अच्छे से पता चल रही है और आप डायरेक्ट मेथड भी देख रहे हैं। अगर अगला क्वेश्चन है, अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते, 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं अगर वे 8 दिन के लिए काम करते हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बहुत अच्छे से कार्य और समय चैप्टर में पढ़ाया है कि इसमें आप क्या करें, एक फॉर्मूला याद रखें, m1d1h1, और अगर कार्य है तो अपॉन W1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन W2। इस कंप्लीट फॉर्मूले को याद रखें और इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर कभी m का मतलब मैन यानी आदमी, d का मतलब डेज यानी दिन, h का मतलब आवर्स यानी घंटे, और W का मतलब वर्क यानी कार्य। ठीक है, अब जैसे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप इसमें अपने हिसाब से सुविधा से इसको तोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न में सिर्फ इतना ही कहा जाए कि कुछ आदमी कुछ दिन तक काम करते, मान लेते हैं 10 आदमी 6 दिन तक काम करते तो m1d1, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे तो वो m2d2, केवल इतना देखिए सूत्र हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि m1d1 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, फिर यहाँ m2d2 लिखा हुआ है, तो इतना भी ले सकते हैं, या m1d1h1 पूरा ले सकते हैं, कहीं पर जरूरत हो m1d1h1 बराबर m2d2
H2 फिर ऐसे ले लेंगे। अगर M1D1 के साथ कार्य दिया हो तो M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2, ऐसे फॉर्मूला बना लीजिए। मतलब ओवरऑल इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप ये फॉर्मूले बनाते चले जाएंगे। अब देखिए जो नीचे फॉर्मूला बना इसी का उपयोग करके ये प्रश्न लगेगा, क्योंकि स्पष्ट है यहाँ पर कि 3 पुरुष है, मतलब 3 आदमी हो गए, तो M1 की जगह 3 रख दिया जाएगा। D1 प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 10 दिन में, देखिए दिन यहाँ 10 दिन दिया है तो D1 यानी यहाँ डेज होता है, D का मतलब यहाँ 10 रख दीजिए, और प्रतिदिन 4 घंटे तो H यानी H फॉर आवर्स यानी कि घंटे, तो इसको आप H की जगह 4 रख दीजिए बराबर M2। फिर देखिए आगे बोला गया तो उसी काम को 5 पुरुष प्रतिदिन, 5 पुरुष M2 की जगह 5 रख दीजिए, और 8 दिन बाद में बोला गया दोबारा में तो यहाँ 8 रख दीजिए। कितने घंटे कार्य करेंगे यानी ये H2 बताना। अब बस केवल ये 5 और 8 गुणे में है तो इधर दोनों आएंगे बटे में हो जाएंगे, 3 गुणे 10 गुणे 4 ये है ही, ये दोनों इधर बटे में आ जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो आपको बस यही पता चल गया आंसर, इतना ही आपका सोचिए क्वेश्चन है बस, और क्वेश्चन नहीं। और तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें मान रखेंगे, बहुत आसान होता है और आप सब लोग ये करते रहते हैं। तो यहाँ जैसे 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 5 दूनी 10 ये है, पूरा पूरा 10 काट दीजिए, तो आप देख रहे हैं केवल 3 आ गया, मतलब 3 घंटे। बस इस प्रश्न का आंसर केवल 3 घंटे आ गया, जो कि डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, बहुत ही आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्य देखिए इसमें कुछ अलग W1 नहीं लिया गया जबकि इसमें बोला गया, लेकिन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वही कार्य है, जो कार्य पहले किया जा रहा है वही कार्य बाद में किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कार्य बदल रहा है। जैसे इस तरीके के प्रश्न इसमें बन जाए, कार्य वाला सूत्र कब आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऐसा कोई प्रश्न हो कि भाई 20 आदमी 5 दिन में 4 घंटे डेली काम करके, और कुछ हो कि 10 मीटर का गड्ढा, 10 मीटर का गहरा गड्ढा खोदते हैं, या 15 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, मान लीजिए 15 मीटर खोदते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाए कि फिर 25 आदमी है ना, 25 आदमी कितने दिन में, अगर 25 आदमी कितने दिन में 3 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, या यहाँ बोल दीजिए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने समय में उसको करेंगे, है ना, तो 15 उसी को। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ वर्क बढ़ा दिया जाए, जैसे कि 20 मीटर गड्ढा कितने समय में करेंगे, तो यहाँ देखिए ऐसे वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न हो उसमें कार्य क्या है, जैसे कुछ आदमी मिलकर के रोज 4 घंटे 8 कुर्सियां बनाते हैं, तो कितने आदमी मिलकर के उसी को 12 कुर्सियां बनाएंगे, इस टाइप से। तो जो कुर्सियां बनाई जा रही है, कोई भी मटेरियल बनाया जा रहा है, तो ये वर्क में आ जाएगा, कार्य की जगह रख दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न आप बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याएं x और y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, मतलब कि आपको LCM दिया है और HCF दिया है, क्रमशः 432 और HCF है उनका 6। ठीक है, तो आपसे कहा गया और उनका योग 102 है, और उनका योगफल जो है आपको बता दिया गया है 102। ठीक, तो x और y का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ये चीज़ें आपको दी गई हैं संख्याओं के बारे में। संख्या नहीं पता तो आपने लेट कर लिया कि भाई मान लिया वो संख्याएं x और y हैं, 2 संख्याएं थी, तो आपको एक सूत्र मालूम है पहले कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। LCM और HCF का गुणा होता है इस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, ये आप जानते हैं। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 432 गुणे 6, LCM और HCF का यहाँ पर वैल्यू रख दिया बराबर x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। तो यानी ये देखिए x इंटू वाई का मान आपका ये आ गया। इसको आप गुणा करके लिखना चाहें तो लिख सकते कि भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19 और 6 चौक 24, 1 25। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स वाई का मान आ गया। और इनका योग देखिए दिया था, इन्हीं संख्याओं का योग का मतलब x प्लस वाई का मान ये 102 दे रखा था। तो इसका मतलब हमें एक और चीज़ दी है, x प्लस वाई 102 हम ले सकते हैं। अब इतना आपको दिया है, तो जब x प्लस वाई, एक्स वाई इस तरीके से चीज़ें आती है तो आपको मालूम है कि आप यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो एक सूत्र आप सब ये भी जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो बराबर में 4xy होता है। ये सूत्र भी मैंने आपको समझाया है, बीजगणित आप लोग चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे तो वहाँ मैंने ये सब बताया, आप देखेंगे। अब यहाँ चलते मान रखते हैं, देखिए x प्लस वाई हो तो 102 रख दीजिए, यहाँ पर 102 रख दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगा दे, माइनस इसको आपको बताना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये 4 इंटू एक्स वाई, ये देखिए x इंटू वाई, और एक्स वाई की जगह आपको ये रखना है, सिंपल सी बात है 2592।
इसको आप गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 पंचे 20, 3 23, 2 4 दूनी 8 2 10, ये हो गया। और इधर आप 102 का वर्ग करेंगे। देखिए 102 गुणे 102 करने से बेहतर आप सबको एक ट्रिक बता देता हूँ इस तरीके के प्रश्न के लिए, इसको भी ध्यान रखिए। कभी 102 103 इनका वर्ग करना हो तो क्या करें, 102 लिखें फिर 102 लिखें, गुणा करने में ना पड़े। इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, साइड में लिख लें। इसमें 100 से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, साइड में लिख लें। अब क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ध्यान रखें 2 दूनी 4 आए, लेकिन आपको 2 अंक लिखने हैं। इसका जो गुणनफल आएगा उसमें 2 अंक लेने, तो 4 ही आया, इसमें तो एक ही अंक है, तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, या तो इसमें इसको जोड़िए या फिर इसको जोड़िए। तो 102 में 2 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। इसमें भी आप इसको क्रॉस में जोड़ेंगे तो भी 104 हो जाएगा। आराम से ये आपका गुणा हो गया। मतलब आपको ऐसी संख्याओं का गुणा करना आसानी से आना चाहिए। मैं आपको अभी फिर से अभी ये आप कर लीजिए, फिर मैं अभी तरीका बता देता हूँ। 10404 ये आ गया इसका वर्ग और -x - y का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ये चीज़ उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो 10404 है ही, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 10368, और ये चीज़ माइनस में है तो पूरा उधर जाएगा, तो x - y का ये प्लस में हो जाएगा। भाई इधर देखिए माइनस का है ना, ये पूरा नंबर उधर जाएगा, तो x - y का होल स्क्वायर जो है ये इधर माइनस था उधर प्लस हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे तो 404 से 368 घटाएंगे तो केवल 36 बचेगा, और ये x - y का होल स्क्वायर, स्क्वायर इस पे वर्गमूल हो जाएगा। आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा। यहाँ से आंसर 6 आ गया। ठीक है, आप देखिए क्यों, x - y का होल स्क्वायर था ना, स्क्वायर इस पे हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो फिर फाइनली ये x - y आपको बताना था, यही 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, x - y का होल स्क्वायर इधर ये था, आप इसको ध्यान रखें कि यही आपका x - y का मान आया 6। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए 6 आपका आंसर आ चुका है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऐसे जो आपने 100 के आसपास की संख्याओं के गुणनफल को देखा, ये रूल आप कैसे अप्लाई करें इसको भी समझ लें। मान लीजिए होता है 103 का वर्ग, तो इसका मतलब आपको 103 गुणे 103 ही तो करना पड़ता है। गुणा करेंगे तो ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन होगा, लंबा हो जाएगा। अब एक ही लाइन में कैसे करें, एक ही लाइन में ऐसे करें कि 100 से ज़्यादा कितना है 3, ये 100 से ज़्यादा कितना, ये भी 3, साइड में लिख लिया। अब इनका गुणा करें, 3 3 9, 9 में एक ही अंक है, मैंने बताया 2 अंक लेने चाहिए, तो 3 3 9 में एक ही अंक है, तो एक 0 लगा लेंगे, 0 9, कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज यहाँ 4 और 3 होता, 4 3 12, तो 12 में 2 अंक होते, फिर 0 नहीं लगाते। 0 तभी लगाएंगे जब एक ही अंक आए, 3 3 9, क्योंकि हमें इधर 2 अंक चाहिए। ठीक है, 3 3 9 किया तो 0 लगा लिया। अब चाहे आप क्रॉस में इसमें इसको जोड़े तब भी 103 और 3 106 आएगा, और चाहे आप देखिए इसको इसमें जोड़े तब भी 106 ही आएगा। तो आप क्रॉस में दोनों में कोई भी एक जोड़ लीजिए बस, ये आपका हो गया आंसर। अब गुणा करके 103 को 103 से देखेंगे, यही आएगा। अगर सपोज 103 और 104 का गुणा, चलिए ये भी देख लेते हैं, ये 3 ज़्यादा है, ये 100 से 4 ज़्यादा है। जितना 100 से ज़्यादा है साइड में लिख लीजिए, 4 3 12 हो ही गया, ऐसे नोट कर लीजिए। अब इसमें या तो ये जोड़िए और या इसमें ये जोड़िए। देखिए 103 में 4 जोड़ेंगे तब भी 107 आएगा, और 104 में 3 जोड़ेंगे तब भी 107 आएगा। ये आंसर हो गया। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। तो 100 के बाद और 100 से पहले का रूल ये होता है, 100 से बड़ी संख्याएं हैं तो जोड़ के आएगा, और अगर 100 से ये छोटी संख्याएं होती, जैसे मान लीजिए 98 और 98 इस तरीके से है, तो आप देखिए 2 इधर कम है। अब क्या होगा कि 2 दूनी 4 तो होगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसमें से या तो ये घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे। ध्यान रखें, इसलिए क्योंकि 100 से कम है 98 इसलिए घटाएंगे, 100 से बड़े थे ये संख्याएं, 100 से बड़ी थी इसलिए जोड़ लेते हैं। तो 98 में 2 माइनस होगा 96। अब चाहे 98 इसमें से 2 ये वाला घटाए तब भी 96 आएगा, चाहे इसमें से ये वाला 2 घटाए तब भी 96 आएगा। तो ये सब रूल आपको पता होने चाहिए। 100 के ठीक आसपास संख्याओं में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, और इनका अभ्यास आप कर लीजिए तो आप आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अक्सर ऐसी संख्याएं मिल जाती है तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगा तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने मेथड से करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप ये सारे मेथड सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और अच्छे से बेहतर तरीके से आप कार्य कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से चैनल की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करने के लिए बोला था। तो उसमें बहुत से बच्चों ने उस वीडियो को देखा, खूब ज़्यादा बच्चों ने देखा, लेकिन उसमें मैंने एक खास बात देखी कि बच्चों ने सिर्फ उसको 1 मिनट या 1.5 मिनट तक वॉच किया। ठीक है, तो मैंने सपोर्ट की बात उस वीडियो में लास्ट में की थी, तो वहाँ तक बच्चों ने देखा ही नहीं, बहुत कम बच्चों ने वहाँ तक पूरा वीडियो देखा।
तो मैं आप सबसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपना सहयोग चैनल की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है 9918296179, ये नंबर है। इसी पे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों ही है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, अपना अपना सहयोग दे सकते हैं चैनल पर, ताकि इस नंबर पर आप अगर सपोर्ट करेंगे, जो भी आपसे बन पड़े, जो योग्य हैं, जो लायक है, वही लोग करें, सभी को करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग इस पे अपना सपोर्ट देना चाहें कर सकते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा रिसोर्सेज डेवलप कर सकें, जो कि आप देख रहे हैं कि वीडियोस बनाने में कितनी कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर अच्छा बेहतर कार्य कर पाएंगे और आपको पर डे 2-3 क्लासेस तक प्रोवाइड कर सकेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। बाहर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस पे कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, और उसके बाद समझ में भी कम आता है, प्रॉब्लम होती है, फिर भी लोग वहाँ पर जा के पे करते हैं। और क्योंकि हम लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, पूरे तरीके से आपको फुल कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर आपको रणनीति के साथ कार्य करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, सभी को अपनी ये इच्छा है, जिनको लगे वो लोग इस नंबर पर, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इसी पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपना अपना सपोर्ट दे सकते हैं। और अपना जो भी उनसे बन पड़े आप लोग सपोर्ट करें, ताकि हम और अपने रिसोर्सेज को सुधारें और शीघ्र आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि बहुत से बच्चे प्रश्न भी कर रहे थे, इसीलिए मैंने इस बात को रखा, नहीं तो शायद मैं इस बात को रखता भी नहीं। आप लोग अपने इच्छानुसार कार्य करें, जो आपका मन हो, किसी पर कोई बाध्यता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो करना चाहे करे, जो ना करना चाहे वो ना करे, क्योंकि ये आपका सहयोग है, ये आपके मन से ही होगा, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होगा। तो जो लोग चाहें वो इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपना सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से और प्रश्नों को सीखते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, एक आपका बेलन है, बेलनाकार कंटेनर। आप समझने के लिए समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे जनरली पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर करना तो बहुत आसान है। एक बेलन है और इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई ये होती बेलन की, और त्रिज्या आप जानते हैं यहाँ से आपका आधा त्रिज्या होता है, तो 3 और 4। अब कहा गया है कि इस एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री, इसमें जो भी भरा है, इसको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाल दिया जाता है। जो कप है वो अर्धगोलाकार है, ठीक है। ये जो कप है, इसको आप ये समझिए कि ये अर्धगोलाकार है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसमें इसको डाल दिया जाता है, जबकि इसके बारे में बोला गया कि इसकी जो त्रिज्या है, ये आधा पोर्शन यहाँ से यहाँ देखें तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने कप की त्रिज्या देख ली, 6 सेंटीमीटर है। तो अब कहा जाता है कि अर्धगोलाकार कप प्रतिशत पता लगाएं जो अभी भी भरा हुआ नहीं है। देखिए इसमें जो कुछ था उसको उठा के इसमें डाल दिया गया। मान लीजिए इसमें जो भी डाला गया ये अभी भरा नहीं है, अभी यहीं तक आया, मान लेते हैं। इस तरीके से कुछ सामग्री इसमें आ गई जो कि इसको इसमें ट्रांसफर किया गया, लेकिन इसमें जो सामग्री थी वो कंप्लीट थी। तो जितनी इसमें सामग्री रही होगी, इसका मतलब वो इसका आयतन रहा होगा। आयतन क्या होता है, वो पूरा जो उसका स्थान है, कंप्लीट स्थान घेरे हुए। जैसे इस कमरे में, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, इसका आयतन क्या है, जितनी इस कमरे में हवा भरी है। किसी डिब्बे का आयतन क्या है, जिसमें जितनी उसमें सामग्री आ जाए। तो इसमें टोटल सामग्री जितनी आई थी ये उसका आयतन हुआ। तो इसका मतलब हम इस बेलन का पहले आयतन पता कर लें। देखिए ये बेलन सिलेंडर है, इसका बेलन का आयतन, जो कि सूत्र आप सभी जानते हैं, πr²h। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, πr²h। इसमें जितनी सामग्री थी, मतलब इसके आयतन की बात कर रहा है, आयतन पता कर लेंगे। पाई का मान अभी नहीं रखेंगे। आर त्रिज्या यहाँ 3 है बेलन के लिए, और ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है, ऐसे रख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, ये आ गया 36 पाई। यानी ये जो बेलन का आयतन है वो 36 पाई आ गया। अब एक है अर्धगोला, ये चीज आपको दिया गया अर्धगोला। अर्धगोले को क्या कहते हैं, हेमीस्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। स्फेयर गोला होता है और ये अर्धगोला हुआ। अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन ध्यान से नोट कर लीजिए, 2/3 πr³ है ना, ध्यान रखिएगा। गोले का होता तो 4/3 πr³ हो जाता है। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। इसको आयतन को v से लिखें तो 2/3 पाई को भी ऐसे रहने दीजिए। r³ इसकी त्रिज्या 6 थी, देखिए r बराबर इसका 6 दिया हुआ था, तो 6 का क्यूब। तो आप इसको क्या करेंगे, 2/3 गुणे पाई, और ये गुणे 6 का क्यूब का मतलब हुआ 216। 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 से इसको काटे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 से इसको करेंगे तो 144 पाई।
देखिए इसका आयतन जो आया वो 144 पाई आया, गोले के लिए आयतन 144 और इसके लिए 36 पाई। देखिए इसमें जो 36 पाई आयतन की सामग्री थी वही ये भरा हुआ है, इसमें जो भर दिया गया है वो 36 ही पाई है, लेकिन इसकी पूरी जगह जो है अर्धगोले की वो 144 पाई है, पूरी जगह 144 पाई, इसमें केवल 36 भरा है। अब ये कितना, आप देखिए आपको पहले पता चल गया, अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये कितना भाग खाली है, फिर इसका खाली भाग तो हमें पता ही नहीं। तो अब अगर हम देखें कि कितना भाग खाली है अर्धगोले का, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई अर्धगोले का खाली भाग, अर्धगोले का खाली भाग मतलब 144 पाई टोटल है, उसमें सामग्री 36 ही पाई है, घटा दीजिए। अब देखिए कितने पाई बचता है आपका, तो यहाँ से पाई तो ऐसे ही रहेगा, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 और आपका यहाँ से 3 में से 3 ही जाए, ये 108 बचा, 108 पाई। आप देख रहे हैं 108 पाई जगह अभी खाली है। और आपसे पूछा क्या था, अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाएं जो अभी भरा हुआ नहीं है, मतलब जो खाली है। इसका मतलब खाली वाले भाग का ही प्रतिशत बताना कि ये कितना प्रतिशत है, तो इतना भाग खाली है और ये वाला भाग पूरा टोटल है अर्धगोले का। तो आपको सिर्फ यही तो बताना है कि 108 पाई इस टोटल का 144 पाई का कितना प्रतिशत है, बस इतना ही बताना है। तो ये चीज़ मैंने आपको करना काफ़ी हद तक बताया है कि 108 पाई इस 44 टोटल जो अर्धगोले का आयतन है 144 है और इसमें जो खाली भाग है वो 108 है, आपने देखा। तो इसका मतलब खाली भाग जो बचा, जो भरा नहीं है, वो इस टोटल का कितना प्रतिशत है, यही प्रश्न की डिमांड है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसी जो इसका बताना है कि 108 पाई कितना प्रतिशत, इसके साथ गुणे 100 कर दीजिए और बटे में टोटल कर दीजिए जो था 144 पाई, बस यही प्रतिशत निकल आएगा। ये आपका प्रतिशत में मान आ जाता है। ये सब बहुत आपने प्रैक्टिस किया, पाई से पाई कट जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आराम से इसको कट करिए आप, 12 नवैया 108 और यहाँ 12 गुणे 12 हो जाएगा 144। फिर आप देखेंगे इसको फिर कट कर देंगे हम लोग, यहाँ से 4 से काटिए, 4 तें 12 और इसको 4 से काटिए 25 और 3 एकम 3 तें 9, 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 मतलब 75% भाग खाली है। इसका मतलब 75% भाग खाली है, ये आपका आंसर हो गया। और वैसे भी आप डायरेक्टली देख लेते तो आप इसको समझ सकते थे कि भरा हुआ भाग जो था वो 36 था। खैर चलिए अब और बाकी रहने दीजिए, यहीं से आप इतना समझ लीजिए और इसको यहाँ से आगे कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बातें करते हुए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें अगर आ जाएंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, जो आ जाते हैं तो करने ही पड़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंदी फॉर्मेट में इसलिए कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर आप सिर्फ कैलकुलेशन को फास्ट करके ही समय बचा सकते हैं, कुछ जगहों पर आप कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतर पर बजती हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतर पर बजती। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं कि जब 5 घंटियां या कितनी भी घंटियां कुछ मिनट या कुछ सेकंड के अंतराल पे बजें तो फिर वे अगर एक साथ 10 बजे बजी हैं तो फिर अगली बार वो एक साथ फिर कब बजेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार पढ़ाया, डीएलएड में भी पढ़ाया गया है और अभी यूपी टेट में भी कई बार ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कि इनका आप जो भी मिनट दिया है इनका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो आएगा समय, वही समय बस इसमें बढ़ा देंगे 10 बजे में और आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम करना आपको मालूम है लॉन्ग प्रोसेस होगा। यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका है, ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के लिए आप शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको जल्दी ही ट्रिक में समझाया था कि सबसे बड़े नंबर को उठाइए और देखिए क्या बाकी चारों नंबर इसको काट रहे हैं, तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा और 10 से भी नहीं कटेगा। तो ये फिर इसी सबसे बड़े नंबर का डबल करिए, कितना होता 30, 30 के लिए सबको चेक करेंगे तो 9 से नहीं कटेगा और सबसे कट जाएगा, तो फिर इसका ट्रिपल करें 45, 45 के लिए चेक करें। ये माइंड का ही गेम है, बस ऐसे ही कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। कई लोग आंसर भी कर रहे होंगे। 3, 9, 5 और 9, 10 से फिर 45 नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 60 आएगा तो वो 9 से नहीं कटेगा, तो 15 5 75, केवल टेबल ही तो मन में पढ़नी है। 75 भी देखिए 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 15 छक्का 90 जैसे आएगा देखिए वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। इसका मतलब इन सब का जो एलसीएम है वो बगैर निकाले ही आप ओरली 90 बता देंगे। जिस जगह पर ऐसा नंबर मिले कि वो बाकी के सभी संख्याओं से कट रहा हो, वही एलसीएम हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये कॉन्सेप्ट समझाने में भले टाइम लगता है लेकिन अप्लाई करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ध्यान रखें ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में यही तरीका अपनाएं, नहीं तो आप एलसीएम भी लेना, आप जानते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 3, 5, 9, 10 और 15 का ऐसे आप एलसीएम लेके भी आप इस तरीके से करके भी निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा।
तो आपने देखा 90 आया एलसीएम इनका, तो 90 ही ये मिनट थे, क्योंकि सब समय ये क्या थे, जो भी ये समय दिए थे सब मिनट पे थे, तो इसका मतलब 90 मिनट आपका आएगा। तो 90 मिनट बढ़ा दीजिए बस। 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 90 मिनट बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में होते 60 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, इसका मतलब 1.5 घंटे बढ़ाना है। तो 10 बजा था तो 60 मिनट यानी 11 बजेगा और फिर 11:30 बजेगा, इसका मतलब 11:30 होगा समय, और 11:30 सुबह का ही रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटे बढ़ा है, इसलिए सुबह में AM होता है, PM नहीं होता। आपको मालूम है 12 दिन के 12 बजे तक AM और दिन के 12 से रात के 12 बजे तक PM होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी पार्ट में देखिए, यहाँ पर AM लिखा है 11:30 और यहाँ लास्ट में डी पार्ट में PM लिखा है, तो ये रात का 11:30 बजे है। आपको वो नहीं टिक करना, आपको ये टिक करना है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे, तो आप इसको समय बचा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरा पूरा प्रयास रहता है आपको मैक्सिमम जगहों पर आपका जो टाइम सेव हो सकता है वो कराया जाए, और आप लोग इसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है। बस समझाने में और कॉन्सेप्ट को समझने में वक्त लगता है, अप्लाई करने में कोई वक्त नहीं लगता। जैसे हम जब इस प्रश्न को कर रहे होंगे, अब आप ये सीख चुके, तो आप केवल बस इन सभी जो आपको 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट दिया है, इसमें सबसे बड़ा आप सोचेंगे, फिर इसका टेबल पढ़ना है। 15 तो सबसे कटेगा नहीं, 30 भी सबसे नहीं कट रहा है, 9 आ गया, फिर 45 और 60 और 75, तुरंत पता चल गया कि 75 के बाद 75 भी सबसे नहीं कट रहा, 15 छक्कर 90 कट रहा है, 90 पता चल गया, खत्म। 90 मिनट बढ़ा देंगे, डायरेक्ट टिक कर देंगे, बगैर पेन यूज़ किए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना आप प्रैक्टिस करने के बाद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाकी प्रैक्टिस करने में तो टाइम लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या, देखिए इतनी छोटी संख्या, इसको हम सोच भी सकते हैं कि ऐसी 3 क्रमागत संख्या क्या होंगी। अगर हम 1 से चलें, 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा नहीं, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9 ही होगा, 3, 4, 5 को जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 हो रहा है। देखिए ये ऐसे ही मिल गया, क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं। 3, 4, 5 क्रमागत संख्याएं ऐसे मिल गई ओरल की, इनको जोड़ने पर 12 भी हो रहा है, और इसने कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो इनका गुणनफल मतलब 5 चौके 20 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट। इस प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं है, कई ऐसे प्रश्न अक्सर होते हैं जो सिर्फ लॉजिकल वे में आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मत सोचिए ये प्रश्न यूपी टेट में तो नहीं, लेकिन इससे भी टफ लेवल के स्तर पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उठाया, UPSI में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न हर एग्जाम में सारे प्रश्न बहुत टफ होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कई प्रश्न टफ लेवल के होते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, उनको कोई चीज़ टफ नहीं लगनी चाहिए, ठीक। होता क्या है कि कॉन्सेप्ट कहीं से भी आपका हो, चीज़ें वही होती हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए किताब में कितने हो सकते हैं, आप कोई भी बुक लाएंगे, एक चैप्टर उठाएंगे, उसमें 20, 30 क्वेश्चन दिए होंगे, 40 दिए होंगे, वही तो आप अभ्यास करेंगे बार बार। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से, बहुत सारी जगहों से प्रैक्टिस कराई जाती है। बस वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपके चैप्टर का होना। जैसे ये LCM, ये सब आपके चैप्टर का है। कोई भी चीज़ ये आप देख रहे हैं, मेंसुरेशन है, हर चीज़ आपके सिलेबस से जुड़ा होना चाहिए और उसका आपको अभ्यास करना आना चाहिए, ताकि कुछ भी बदलाव हो तो आप बेहतर से बेहतर कर सकें। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। चलिए और प्रश्न लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए इनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में x का 20% y के 15% के बराबर है। स्टेटमेंट क्या है, x का 20% और ये बराबर है y का 15%, ये बराबर है, ठीक है। इसको आप फटाक से x का की जगह गुणा 20% है तो प्रतिशत के नीचे बटे 100 आ जाएगा, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे बटे 100 आता है। यहाँ y फिर का की जगह गुणा और 15% मतलब प्रतिशत फिर हटाएंगे, 15 के साथ प्रतिशत है तो बटे में उसके नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ से आप चाहे 100 इधर बटे में इधर गुणे में आएगा तो कट जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए। भाई आपको मालूम है, चाहे इस 100 को ये बटे में इधर ले जाएंगे तो गुणे 100 लिखेंगे तब भी ऊपर नीचे कट जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए, आपकी मर्जी। x गुणे 20 और y गुणे 15। अब यहाँ से साफ साफ आपको एक मान दिया है कि y का मान दे भी दिया है 260, तो y की जगह यहाँ रख दीजिए 260 और गुणे 15। भाई हमने y की जगह y का मान रख दिया, ये देखिए दिया हुआ था। अब ये जो x आपको बताना था, ये गुणे का 20 उधर बटे में हो जाएगा, इसके नीचे खत्म। यही इतना सरल कर दीजिए, आंसर हो गया। 0 से 0 कटा,
2 से 13 कटा और 13 गुणे 15 करना है बस आपको आंसर। 15 को 10 बार करेंगे 150, 15 को 3 बार करेंगे 45, जोड़ेंगे तो 195। भाई गुणा करना आसान है। 15 को 13 बार का मतलब क्या हुआ, 15 गुणे 13, या तो आप ऐसे लिख के गुणा करिए और या 15 को 10 बार, 15 धामा 150, 15 को 3 बार और कर लीजिए 45, इसको टोटल कर लीजिए 195 आंसर ये हो गया। तो आप देख रहे हैं सी पार्ट में ये आंसर हो गया 195। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझना ही था केवल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हम 10 सेंटीमीटर लेंगे और क्या बोला गया है, एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र ये रहा, इससे मान लेते हैं एक जीवा हम बनाते हैं और ये जीवा की दूरी है 6 सेंटीमीटर। ये जीवा यहाँ केंद्र से ये जो है ये 6 है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हमने 6 लिख लिया और इसकी त्रिज्या 10 है। तो त्रिज्या क्या होगी, जब केंद्र से कहीं भी वृत्त की परिधि को कहीं भी मिला दिया जाए, वृत्त में केंद्र से कहीं भी मिलाएं, चाहे इधर मिलाएं चाहे इधर मिलाएं, किसी प्लेस पर मिलाएं, ये सब त्रिज्या ही और सब बराबर होता है, आप जानते हैं। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ ताकि ये त्रिभुज बन जाए और आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ऐसी जगहों ऐसी संरचना में आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। यही हम केंद्र से परिधि यहाँ पर मिलाया गया तो इसी को हम त्रिज्या ले लेते हैं और त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर दिया था। देखिए प्रश्न में 10 सेंटीमीटर शुरुआत में ही बोल दिया गया था त्रिज्या है वृत्त की। अब कोई दिक्कत नहीं, जीवा की लंबाई बतानी, जीवा कहाँ से कहाँ है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जीवा है पूरा। तो आप क्या करेंगे पहले ये, और ये भी ध्यान रखें ये जो केंद्र से दूरी यहाँ मिलाई जाती है 90 डिग्री पर, ये बराबर भागों में इसको बांटती है, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको अगर हम कोई नाम कर दें, सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं सी और ऊपर इसको ओ, तो आप देखते हैं ये ए सी और बी सी का मान बराबर होगा। तो आपको ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है बीच में, बहुत आसानी से। अब तो आंसर ओरल भी कई लोग कर रहे होंगे और आराम से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ए सी ओ वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये 10 है कर्ण और ये लंब यानी परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेनस 10 है। तो 6, 8 और 10 का ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये 8 ही आएगा। आप जानते हैं 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 3, 4 और 5 ये भी पाइथागोरस का त्रिक होता है, जिसको आप निकाल भी सकते हैं। देख करके ही पता चल गया 6 और 8 था तो 6 और 10 था तो ये 8 ही होगा आंसर। तो 8, अब 8 क्या होगा, इतना भाग, और जबकि आपको यहाँ इतना भाग 8 होगा तो इधर भी 8 ही होगा। 8, 8, 16, पूरी जीवा 16 हो जाएगी, यानी ये टोटल जो जीवा है वो 16 हो जाएगी, आंसर इसका 16। अब आप इसको वैसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। जो लोग ये जानते थे ट्रिपलेट के बारे में, ट्रिक के बारे में, वो तो कर लेंगे, जो नहीं जानते वो देखें। ये आपका समकोण त्रिभुज है जहाँ पर ये कर्ण होता है, आपको मालूम है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये आपका लंब है जो कि आपको 6 दिया था देखिए, और ये आपको आधार है। अब पाइथागोरस की प्रमेय होती है, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे, कर्ण की जगह 10 था 10 रख देंगे, लंब की जगह 6 था 6 रख देंगे, और आधार आपका ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक था तो उसको आप AC लिख सकते हैं, जो दिया था प्रश्न में। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और ये 6 का 36 प्लस AC का स्क्वायर। 36 100 में घटेगा तो 64, भाई इधर प्लस में 100 में आके घट जाएगा, माइनस तो 100 में 36 घटेगा 64। AC स्क्वायर बराबर 64, तो AC बराबर वर्ग है, इस 64 पे वर्गमूल हो जाएगा जब आप निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल 8। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर इतना 8 आ जाएगा, और क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल लेना था तो इधर भी 8 आ जाएगा, 8, 8, 16 आ जाएगा। तब भी आप कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे करें या वैसे करें, ये आपकी मर्जी है। जो जिसको सरल विधि समझ में आए सरल करिए, ये करने में टाइम आपका जाएगा, और वैसे आपने अभ्यास कर रखा है तो आपका समय बचेगा और आप बेहतर से बेहतर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप सब मेहनत करें, सीखें, समझें और अपना समय बचाएं। देखिए इसमें भी आप ध्यान रखें, कई बच्चे परेशान होंगे, हमें डायरेक्ट नहीं आता, हमारी मैथ कमज़ोर है, हम क्या करें, अब समय बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं, कॉल आती है, वो भी परेशान रहते हैं और मैसेज भी अलग से आते हैं। तो आप लोग ये समझिए, देखिए ये सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से। आपने प्रैक्टिस कितना किया है, इसके पहले आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपने पढ़ाई कैसी की है, कैसा गाइडेंस मिला है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर आपका अभी तक ये चीज़ आपके साथ नहीं हो पाई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप अपने आप को सुधारिए, आगे के लिए आप अपने आप को बढ़ाइए और रोज़ अभ्यास करिए, सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है उसको सीखिए। जिनको और ज़्यादा वीक मैथमेटिक्स है वो DLED की क्लासेस जाके देखें।
जो जो चैप्टर आप में है वहाँ से सीखें, क्योंकि मैंने डीएलएड के कोर्सेज में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, वहाँ पर आप सीखिए फिर यहाँ पर करिए। हालांकि समय अब यूपी टेट में तो नहीं है आपके पास, लेकिन आगे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे के लिए अब तो जो गलती होनी थी हो चुकी, और जो आप कर सकते हैं वो कम समय में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। समय को आप नहीं बदल सकते, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन अपने आप को बदलें, अपने अंदर सुधार करें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रश्न की संरचना है ध्यान रखें, इसको दो तरह से आप समझ लीजिए। कोई भी ट्रायंगल हो और उसमें आपको देखिए यहाँ पर अगर बाइसेक्टर्स हो, ये देख रहे हैं आप बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब ये अगर कोण बराबर बराबर बटे और ये बराबर बराबर बटे, तो यहाँ के एक कोण में एक संबंध होता है। ध्यान रखिए कि इस जगह पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 प्लस हाफ एंगल ए बनता है। यहाँ पर जो कोण बनता है, कोण BOC कह सकते हैं इसको हम, 90 प्लस हाफ एंगल है, मतलब यहाँ जितना कोण बनेगा उसका आधा। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा अगर 60 कोण बना, तो इस जगह कितना बनेगा, इस जगह 90 तो ये होगा ही, उसमें प्लस कर देंगे इस ए का आधा, मतलब 60 का हाफ मतलब 30, तो यहाँ पर 120 बन जाएगा। ये ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद इसी का दूसरा रूप आप देखें कि अगर कभी हम इसमें ये रेखा इधर बढ़ा दें और इधर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, और ये जब मिलेंगे तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर इस जगह पर, ये हमेशा होगा 90 माइनस हाफ एंगल ए। हाफ एंगल ए मतलब ए का हाफ करके और 90 में घटा देंगे। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखें और इसको आप हटा दीजिए। दोनों कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, अब आपका कार्य है उसको समझना। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि BOC वाला जो कोण है वो 90 प्लस हाफ एंगल ए होगा, जबकि आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ दिया ही नहीं है और इस जगह पर आपको दिया है 108। और कुछ आपको लेना करने की ज़रूरत नहीं, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो कई किताबों में इसको बहुत अलग तरीके से सॉल्व कराया गया, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। BOC देखिए यहाँ पर 108 था, 108 रख दीजिए। ठीक है, और 90 प्लस हाफ एंगल ए, अब देखिए 90 इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, 18। 18 बराबर हाफ इंटू एंगल ए, हाफ का 2 इधर बटे में इधर आएगा तो ये 36 हो जाएगा, और इधर एंगल ए खत्म। ये कोण ए ही पूछा था 36 डिग्री, आंसर हो गया बी पार्ट 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये बात देख सकते हैं और वैसे भी चेक कर सकते थे। आप ये भी नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अब आ गया है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए अब आप कैसे करते, क्योंकि आपको ये मालूम है, तो आपको मालूम है कि यहाँ कुछ भी होगा 90 में उसका आधा जोड़ के ये मिलेगा। तो अगर 54 होगा तो 54 का आधा कितना होगा, 54 का आधा होगा 27, और 90 में जोड़ने पर क्या 90 और 27 108 होगा, नहीं होगा। फिर 36 जैसे ही आप सोचते इसका आधा बस 90 में जोड़ना है, तो 90 में जैसे इसका आधा 18 जोड़ते ये 108 आ जाता। तो ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस भी डील किए जा सकते हो और कम से कम समय में किया जा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हैं। अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ होता है। समझने में कॉन्सेप्ट्स जरूर आने चाहिए, तभी ये सब चीज़ें आप समझ पाते हो, और फिर उसमें कोई भी और सोचिए अब इससे बेहतर ट्रिक क्या हो सकती है। ठीक है, आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, यही बहुत बेहतर तरीका है, और कोई तरीका इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है 2/3 और 3/4 का लासा लघुत्तम समापवर्त यानी LCM बताना है। तो 2/3 और 3/4 का आपको LCM यानी लासा बताना है, लघुत्तम समापवर्त। तो ये क्या होता है, अब आप इसको बहुत अच्छे से, जब भिन्नों का लासा निकालना हो, LCM निकालना हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो भिन्नों का LCM जो आपको बताना है इसमें होता है, जब लासा बताना होगा तो ऊपर के जो नंबर्स हैं इनका यानी अंश जो है वो अंश यानी न्यूमरेटर्स, जो इनके न्यूमरेटर्स हैं देख रहे हैं अंश, तो इन अंशों का तो लासा ही ले लेंगे यानी LCM ही ले लेंगे। जबकि उल्टा जो नीचे हर है डिनोमिनेटर्स यानी 3 और 4, इनका जो हर का आपको उल्टा यानी मासा HCF लेना पड़ेगा।
ये बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को जानते हैं, इस सूत्र को। तो अब देखिए इसमें ये सूत्र प्रयोग होगा, यानी भिन्न जब भी आएंगे तो जो बोला गया है, लासा बोला गया तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा कर दीजिए, बस हो जाएगा। अगर वो मासा पूछता तो ऊपर वाले नंबर्स का मासा और नीचे वाले का लासा फिर कर देते बटे में, फिर वो आंसर हो जाता। अब अंशों का लासा 2 और 3 का लासा 2 तथा 3, इसका मतलब इसका आपको एलसीएम लेना है, सीधी बात है लासा। और 3 और 4 ये जो है 3 तथा 4 का आपको एचसीएफ लेना है। तो ये तो बहुत आसान है, 2 और 3 का लासा 6 ही होगा और 3 और 4 का मासा बताना। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, मासा का मतलब जो कम से कम कॉमन फैक्टर, जो इसमें कॉमन फैक्टर मिल जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, 3 और 4 में कोई नहीं तो इसका मतलब 1, जब कोई कॉमन नहीं तो 1, तो इसका मतलब 6/1 मतलब 6 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर कुछ मासा निकल आता तो उसको बटे में कर देते, लेकिन क्योंकि एचसीएफ आया नहीं, 1 आ गया, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब पूछे गए प्रश्न है आपके यूपी टेट में, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में ही पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन, आपको यहाँ पर डायग्राम था, वो डायग्राम मिसिंग है, वो डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से था और इस जगह पर 2 नंबर्स थे, इनको आप नोट कर लीजिए। वो नंबर क्या थे वो मैं बता देता हूँ। डायग्राम आप देख लीजिए, PQR 24 और 70, PQR, और यहाँ पर आपको एक 24 है और एक 70 है, यहाँ का मान बताना है। ठीक है, जो कि था यहाँ पर देखिए बोल दिया PQR 70 है, PQR ये वाला 70 था, इसको आप 70 कर लीजिए, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। और QPR मतलब QP और R इसका मतलब यहाँ बनाया गया है। ठीक है, QPR कितना है 24 है, तो ये वाला 24 है। तो आपको PR और इधर S लिख लीजिए, ये वाला कोड आपको बताना है। सपोज इसको X कर लीजिए, यही आपको बताना है, या इसको PRS कहेंगे, इसी को आपको बताना है। ये डायग्राम बनाना भूल गए थे तो इसको आप बना लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में, और अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसको तो फिलहाल अभी आप सॉल्व करेंगे। 11 पहले देखिए, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा। देखिए सरल रेखा बनी तो नहीं, यहाँ तो टेढ़ी रेखा बनी है। ऐसे सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए, है ना। ऐसे अगर होता AOB तब तो ये सरल रेखा होती और फिर इसका मान, इस पे बने सभी कोणों का मान 180 होता है। सरल रेखा का जो कोणों का मान होता है योगफल, वो 180 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर जितने कोण बने, 2 कोण बन रहे हैं, इनका योगफल 180 हो जाना चाहिए अगर ये सरल रेखा AOB। तो फिर आप सीधी सी बात है, इतना समझ गए कि ये जो 2x - 30, क्योंकि ये हमारी टेंशन नहीं है कि ये टेढ़ा बना कि सीधा, उसने कहा है कि AOB जो है वो सरल रेखा है, तो बस हम वो मान लेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। बनाया कैसा है उससे कोई फर्क नहीं, सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बने कोणों के योगफल का मान 180 डिग्री होता है। बस आप सब जानते हैं रैखिक युग्म के कोण जो लीनियर पेयर एंगल्स बनते हैं, तो इसको हम सरल रेखा मान लेंगे जैसा कि प्रश्न ने कहा है। और हम इन दोनों कोण जो 2x - 30 और इसमें जोड़ेंगे दूसरा वाला कोण आपका है 2x - 50 और इनको रख देंगे 180 के बराबर, क्योंकि AOB एक सरल रेखा उन्होंने कहा है, तो हम उसको 180 के बराबर रख देंगे। अब देखिए 2x और 2x जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा, -30 और ये -50 तो माइनस का 80 हो जाएगा। भाई -30 इधर -50 प्लस माइनस माइनस आएगा यही, आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तब भी। तो आप देखेंगे 4x बराबर 180 ये है ही, -80 इधर +80 हो जाएगा, तो 4x बराबर ये कितना आएगा, आप देख रहे हैं 260 आएगा। तो x बराबर आप 260/4 करेंगे, 4 से 4 × 24 और यहाँ पर 4 × 5 = 20, 4 × 24 तो 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर तो आपका 65 आ रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है, आपका आंसर 65 नहीं होगा, यानी इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई मिसिंग है कोई चीज़। 4 × 24 इसको कंफर्म कर लेते हैं। आप देख लीजिए एक बार, मैं डायग्राम में इसका करेक्शन कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कोई चीज़ आपसे मिस हुई है, यहाँ पर लिखा गया है कोई ना कोई गलती है, उसको मैं करेक्ट कराता हूँ। यहाँ पर आपका था क्वेश्चन में 2x + 30 और 2x - 50, 2x + 30 ये प्लस था, ठीक है। देखिए यही मिस्टेक हुई है, 2x + 30 है और 2x - 50 है। अब आपका या तो इसीलिए या तो ऑप्शन गलत होती, ये बिल्कुल सही लगा था, लेकिन अब क्योंकि प्लस है तो फिर प्लस ही करेंगे।
तो चलिए कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 30 है, 2x माइनस 50। अब देखिए 2x तो प्लस का ही रहेगा, 4x हो जाएगा और ये प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, फिर ये प्लस 30 माइनस 50 मतलब माइनस का 20 और ये बराबर में 180, ये उधर जाएगा तो 4x बराबर माइनस 20 उधर जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। x बराबर 200 और बटे में 4 आ जाएगा तो 4 पंचे 20, 50 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया आपका। पहले मिस्टेक ये थी, यहाँ पर आपका माइनस था इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। आई होप आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनके कारण चीज़ें गलत हो जाती हैं। मिसप्रिंटिंग थी वो बुक में, इसलिए उसको सही कर लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आकृति में PQR 70 बना हुआ है, ये 24, तो ये कितना होगा यानी कि PRS। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो देख लें। अगर ये बाह्य कोण निकालना है तो ये हमेशा सामने बने दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसको PQR ऐसे नाम करता हूँ तो ये वाला कोण जो यहाँ बने और यहाँ जो बन रहा है, इसको जोड़ने पर इस कोण का मान मिल जाता है। यानी आप समझने के लिए देखें, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपसे मैं बोलूं कि ये 50 है और ये 70 है, तो 70-50 का योगफल 120 आएगा, तो यहाँ पर आप जोड़ के लिख देंगे बस। इन दोनों का योगफल ही यहाँ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें तो 70 है और 24, इसको जोड़े वही यहाँ आएगा, 70 और 24 94 होगा, बस यहाँ पर लिख देना। कॉन्सेप्ट पता हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। 94 हो गया। आपको सिर्फ इतना ही समझना था और इतना ही करना था। ये कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम हो बस। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करनी, कैसे सॉल्व करना है, और ढंग से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। वीडियोस को खूब ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप लोग अपना सहयोग बनाइए। और मैंने जो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए चैनल के लिए बोला है, आप लोग मेरे नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम कुछ अरेंजमेंट्स कर सकें, कुछ संसाधन जुटा सकें, रिसोर्सेज ले सकें और आपको और क्लासेस भी प्रोवाइड की जा सके शीघ्रता से, बिना ब्रेक किए हुए। तो आप सब सोचिए, विचार करिए और अपना अपना सहयोग प्रदान करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।